हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पर। ठीक है, तो आज हम लोग लाए हैं क्लास 6 का हिंदी बुक, जिसका क्लास 6 का हिंदी बुक चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जिसका नाम है सरजू भैया। ठीक है, और इस कहानी के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए, तो आज हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि हमारे इस प्रश्न अभ्यास को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला ये पार्ट से हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया क्योंकि वह अति उदार एवं परोपकारी व्यक्ति थे। जरूरतमंदों की मदद दिल खोलकर करते थे। गांव की समस्या अपनी समस्या जैसी मानते थे। ठीक है, प्रश्न 2 देखेंगे, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे। तो इसका हम लोग लिखेंगे, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि वह उदार तथा दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वह जिसको कुछ देते थे पुनः उसे मांगने नहीं चाहते थे, जिस कारण उनकी पूंजी घटती गई। जबकि लेन देन के व्यवसाय में व्यक्ति को चौकस रहना पड़ता है तथा ऋण वापसी के लिए दबाव डालना पड़ता है, तभी व्यवसाय सफलतापूर्वक चल पाती है। प्रश्न 3 देखेंगे, चतुर फुर्तीले और कामकाजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, चतुर फुर्तीले तथा कर्मठ आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न इसलिए नहीं रह सके क्योंकि वह अपना सारा समय ग्रामीणों की मदद में अर्पित कर चुके थे। फलतः उन्हें ना तो खेती के लिए समय मिलता था और ना ही लेन देन करने के लिए समय बचता था। इसी उदारता के कारण उन्हें गरीबी का मुंह देखने के लिए विवश होना पड़ा। चलिए, प्रश्न 4 देखते हैं, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठा का निशान क्यों बनाया। तो लिखेंगे इसका उत्तर हम लोग, सरजू भैया ने महाजन से रुपए उधार लिए। जब उसने रुपए बांध लिए तब महाजन ने उन्हें सबूत के लिए कागज पर निशान बनाने को कहा। महाजन की बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया क्योंकि वह ना तो रुपए लौटा सकते थे और ना ही उसकी मांग को अस्वीकार कर सकते थे। अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए उन्होंने कागज पर अंगूठे का निशान बना दिया। प्रश्न 5 देखेंगे, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े। सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो क में है यह समझ कर कि लोग उनसे हंसी कर रहे हैं। दूसरा, ख में सरजू भैया स्वयं हंसी कर रहे थे। तीसरा, दूसरी शादी की संभावना पर वह बहुत प्रसन्न हो उठे थे। और तीसरा है, वह हंसकर बात टालना चाहते थे। ठीक है, ये चीज़ था। तो ये वाला हम लोग का सही है, वह हंसकर बात टालना चाहते थे। अब देखेंगे हम लोग पार्ट से आगे। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, काजी जी दुबले क्यों। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। ठीक है, यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से कहावत सरजू भैया पर पुनःतः चरितार्थ होती है। ठीक है, वो पूरा इसी टाइप के ही थे सरजू भैया। सरजू भैया के पिता अच्छे किसान थे। गल्ले के लेन देन का कारोबार चलता था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया की नाव डगमगाने लगी क्योंकि भैया ने गांव का बोझ अपने सिर उठा लिया। लोको पाकर के कारण शरीर सूख गया तथा खेती एवं लेन देन चौपट हो गई। इसीलिए लेखक ने इस कहावत की चर्चा की है। ठीक है, प्रश्न 2 देखेंगे हम लोग, आप जोंक खटमल और
चीलर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों? चलिए देखते हैं किसको मानते हैं हम लोग। मेरे विचार से जोंक, खटमल और चीलड़ में सबसे खतरनाक चीलड़ होता है, क्योंकि जोंक एवं खटमल के खून चूसने का अनुभव कराता हूँ, लेकिन चीलड़ के काटने का महसूस नहीं होता। वह चूसे हुए खून का रंग बदल देता है। उसी प्रकार सूदखोर महाजन इस प्रकार शोषण करता है कि पता नहीं चलता और व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। प्रश्न 3 देखेंगे, सरजू भैया के दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो तीसरा देखेंगे, सरजू भैया के दिनचर्या से मैं बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि उनकी दिनचर्या नहीं थी। जैसे ही लोगों का बुलावा आया चल पड़े, जबकि दिनचर्या में काम का समय नियत होता है। भैया के लिए कोई नियत समय नहीं था। उनके पास ना तो खाने का निश्चित समय था और ना ही अपनी गृहस्थी के लिए कोई समय था। प्रश्न 4 देखेंगे, सरजू भैया के सेवा सदन का दरबार हमेशा खुला रहता है। इस आशय का क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसका तात्पर्य पूछ रहा है। इस आशय का तात्पर्य है कि दिन हो या रात, चिलचिलाती जेठ की दोपहरी हो, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोपहरी हो या अंधेरी रात की अधरतिया, सरजू भैया हर क्षण लोगों के सहयोग के लिए तात्पर्य रहते थे। वह गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर उठाए अपनी सेवा सदन के लिए तैयार रहते थे। चलिए, तो इतना तक हम लोग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण में पहला प्रश्न कह रहा है, यदि आपको वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए। क्या याद रखना है? जैसे कैसी, कैसा, कैसी, कितने, किसका, कहाँ का, कब का से जो उत्तर मिलता है वे विशेषण होते हैं। मतलब देखिए कैसा शब्द से अगर कोई चीज़ उत्तर मिल रहा है, या कैसी शब्द से उत्तर मिल रहा है, कितने शब्द से उत्तर मिल रहा है, किसका शब्द से उत्तर मिल रहा है, कहाँ का, या फिर कब का, इस सब से जो भी उत्तर मिल रहा है, वो जो उत्तर मिल रहा है वही शब्द जो होता है विशेषण कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ राम अच्छा लड़का है, अब ऐसे हम बोल देते हैं राम कैसा लड़का है। देखिए, राम कैसा लड़का है तो अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो शब्द हुआ यही विशेषण शब्द कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कुछ और सेंटेंस ले सकते हो, मतलब कुछ और वाक्य बना सकते हो और बना करके आप विशेषण को समझ सकते हो। ठीक है, वैसे इसमें दिया हुआ है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे बेर कैसा है, बेर कैसा है, तो बेर जो होता है फल, हाँ बेर, पक्का है, खट्टा है, मीठा है, बड़ा है, छोटा है, इत्यादि हम लोग कह सकते हैं। ये जो पक्का, खट्टा, मीठा, बड़ा और छोटा जो है, यही सब शब्द जो कहलाता है विशेषण शब्द कहलाता है। दूसरा है लीची कैसी है, बड़ी है, मीठी है, रसीली है, ठीक है, इत्यादि। इसी प्रकार से उसने कितने आम खाए, 1 खाएं, 2 खाएं, 10 खाएं, 20 खाएं, 40 खाएं, 50 खाएं, कुछ भी, ठीक है, इत्यादि। तुमने कितना दूध लिया, तुमने कितना दूध लिया, 1 गिलास लिया, 1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया, आधा लीटर लिया, ये सब, ठीक है। इसी प्रकार से यह घोड़ा किसका है, तो यह घोड़ा राम का है, मेरा है, तुम्हारा है, ठीक है, या फिर सीता का है, जिसका भी है। तो ये सब जो शब्द आ रहा है, राम का, तुम्हारा, मेरा, ये सब शब्द एक तरह से अभी के लिए इस पे विशेषण का काम किया। ठीक है, अब देखिए यह खिलौना कहाँ का है, सॉरी हाँ कहाँ का है, चीन का है, मतलब चीन, ठीक है, जापान का है या फिर इंडिया का है, ठीक है। इस प्रकार से यह मंदिर कब का बना है, यह मंदिर कब का बना है, तो राजा मान सिंह के समय का बना है, मुगल युग का बना है, ठीक है, इत्यादि। उपयुक्त नियमों को ध्यान में रखकर सरजू भैया नामक पाठ से 10 विशेषण चुनिए। तो चलिए चुन लेते हैं सरजू भैया के बारे में। सरजू भैया लंबे थे, दुबले पतले थे, बड़ी बड़ी उनकी हाइट थी, संघन थे, मनहूस थे, एक तरह से मनुष्य कहा जाएगा उनको। वो अपना जीवन मनुष्य बना लिए थे, मनुष्य थे नहीं। उदार, परोपकारी, चतुर, फुर्तीले, कर्मठ, संकोची, मिलनसार,
हासोड़ जिंदा दिल। अब देखिए यहाँ पे संकोची या फिर मिलनसार ये सब शब्द ले सकते हैं उनके लिए, ठीक है। अब प्रश्न 2 में देखते हैं, सरजू भैया के शुद्धवापन के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखिए। चलिए लिखते हैं इसको, ये आप लोग करके दिखाइएगा। तो आज के लिए हम लोग का वीडियो इतना ही कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 11 ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में चैप्टर 2 पे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको जो भी वीडियो मिले वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। चलिए बाय।